हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर यूनिट सेल। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किए थे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसी वे में हम ये एचसीपी स्ट्रक्चर करेंगे। अब यहाँ पे जो मेन है वो आपका पैकिंग है, पैकिंग ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सॉलिड, कि वो सॉलिड के अंदर कैसे हम एटम्स को पैक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये वीडियो देखते हैं। 4 लेयर ऑफ एटम्स है, जो हर लेयर आपका क्या है, स्क्वायर लैटिस है, स्क्वायर 2 डायमेंशन लैटिस है। तो यहाँ पे जो आपका यूनिट सेल है वो क्या बनता है, सिंपल क्यूबिक। ये देखो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 है, तभी हम इसको परमिटिव यूनिट सेल भी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल स्क्वायर लैटिस लेने की बजाय अगर हम लें हेक्सागोनल लैटिस, ये देखो ना 2 डायमेंशनल ये हेक्सागोनल लैटिस है। यहाँ पे आप कोई भी एटम लें, जैसे सेंट्रल एटम है, अब इसके अराउंड ये देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक 2 एटम को ऐसे मिलाओ, 2 एटम को ऐसे मिलाओ, 2 एटम्स को ऐसे मिलाओ। तो यहाँ पे देखो ये जो यूनिट सेल है, क्योंकि देखो ना एटम्स की चेन तो बहुत लंबी है, तो बार बार यही यूनिट सेल अपने आप को रिपीट करेगी। तभी यहाँ का आप बेस जो देखो ना, बेस आपका क्या बना, हेक्सागन बन गया आपका हेक्सागन, ठीक है। तो इस बेस पे जो यूनिट उठेगी वही आपकी हेक्सागोनल यूनिट सेल होगी। अब हमने देखो जो सेकंड लेयर ऑफ एटम्स हैं, वो जो वॉइड्स थे, जो खाली जगह थी, वहां पे पुट किया। तो एक ये वे है। अब पॉसिबिलिटीज आएंगी, देखो आपके पास 2 लेयर होगी बच्चों, ठीक है। अब अब भी जो आपके पास वॉइड्स बचे हैं, देखो वॉइड्स का मतलब है, देखो यहाँ पे ये वॉइड्स बचे ना। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है थर्ड लेयर को रखने के लिए। या तो हम इन वॉइड्स पे रखें, या जो वॉइड्स नहीं है हम वहां रखें। पिक्चर को बच्चों और क्लियर समझने के लिए देखो, जो लेयर से पहले ना हम जो सबसे छोटी एक यूनिट सेल है, ये जो यहाँ पे बनती है, क्योंकि वैसे तो हेक्सागोनल यूनिट सेल है, लेकिन हेक्सागन के अंदर भी एक प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन है। देखो आपके 3 एटम्स हैं, ये 3 जो एटम्स है, अगर हम इनके सेंटर को मिला दें तो ये एक ही लेयर के एटम है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब जब हम एक और एटम इसके ऊपर रखेंगे, तो अब फिर उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर हम उन चारों एटम्स के सेंटर को मिला देंगे तो आपका बनेगा टेट्राहेड्रन, जो कि यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है जिसको समझना। अब ये देखो एक और हमने रख दिया, तो यहाँ पे अब जो ये आपका यहाँ पे जो बनेगा ना, अब ये टेट्राहेड्रन बच्चों यहाँ पे बना, अगर हम सबके सेंटर को मिला देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अगर हमने सबके सेंटर को मिला दिया, तो ये देखो, तो ये आपके पास यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन बना। क्या होता है टेट्राहेड्रन, एक पिरामिड की शेप का होता है, जिसका बेस में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है तीनों, ठीक है, और जिसकी कुछ हाइट आएगी। तो ये टेट्राहेड्रन है। तो यहाँ पे जो वॉइड भी बनेगा, जो खाली जगह बनेगी ना, हम इस वॉइड को भी नाम टेट्राहेड्रल वॉइड देते हैं बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपनी लेयर्स पे। अब यहाँ पे हमारी देखो 2 लेयर हो चुकी है। एक फर्स्ट लेयर है जिसको हमने नाम दे देते हैं ए लेयर, जो सेकंड लेयर है जिसको हम नाम दे देते हैं बी लेयर। अब जो थर्ड लेयर है, देखो उसकी 2 पॉसिबिलिटी है। मैंने बताया, एक तो देखो जहां पे वॉइड नहीं है हम यहाँ पे रखें, जैसे पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे, फिर एक एटम यहाँ पे, और फिर एक एटम यहाँ पे। तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी, ठीक है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जहां पे वॉइड है, देखो ना यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे वॉइड है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी है कि हम यहां पे रखें। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में, क्योंकि देखो फर्स्ट अगर पॉसिबिलिटी में रखेंगे तो एग्जैक्ट जो थर्ड लेयर है वो ए के बिल्कुल ऊपर होगी, तभी वो जो लेयर है ना वो ए बी ए हो जाएगी। अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी में रखेंगे तो आपका जो लेयर कॉम्बिनेशन है वो सी लेयर होगी, वो अलग होगी ए से भी, तभी वो ए बी सी लेयर आपकी हो जाएगी। और ये हम देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी में रखा है। अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी में रखेंगे तो एग्जैक्टली देखिए आप, जो फर्स्ट लेयर है उसी के एग्जैक्टली जो सिमिलर थर्ड लेयर है। तो यहीं पे अब इस कॉम्बिनेशन को क्या हम बोलते हैं, ए बी ए कॉम्बिनेशन। तो और ए बी ए है, और यहां पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा और यहां की जो यूनिट सेल निकलेगी, देखो यूनिट सेल तो यहाँ पे वही हेक्सागोनल है। ये देखो आपका जो ऊपर है एक हेक्सागोनल है आपका, ये देखिए ऊपर एक हेक्सागोनल है, ये सेम आपका बीच में 3 एटम्स आएंगे, नीचे भी आपके 6 एटम्स हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे बनेगा, ये आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल यहां से बनेगा, यहीं से आएगी आपकी एचसीपी यूनिट सेल, ठीक है।
अब सेकंड पॉसिबिलिटीज है बच्चों, जहां पे आपके वॉइड्स हैं, अगर हम इन वॉइड्स पे रखें तो देखो इन वॉइड्स पे अगर हम रखेंगे सेकंड लेयर के बाद भी जो वॉइड्स बचे हुए हैं, तो यहाँ पे जो लेयर आएगी सी लेयर, क्योंकि ये ए के बिल्कुल ऊपर नहीं होगी, बिल्कुल अलग होगी, तो इस कॉम्बिनेशन को हम एबीसी बोलेंगे। ये देखें यहाँ पे जो अब ए बी सी, अब ये देखो ना सी लेयर बिल्कुल अलग है ना, देखो सारी अलग अलग हैं, तभी इसको हमने बोल दिया ए बी सी लेयर। जो इस पैकिंग को हम बोलते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। जो इससे पहले वाली थी होती आपकी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो यहां से जो यूनिट सेल आपकी निकलेगी वो एफसीसी निकलेगी बच्चों। फिर जो फोर्थ लेयर आएगी वो ए बी सी ए, फिर आपकी ए आएगी। देखो इस फिगर से हम समझ सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, जो आपका ए बी ए लेयर है उसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और आपका अगर ए बी सी है उसको हम बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो यहाँ क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो यूनिट सेल बनेगी वो आपकी बनेगी एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो हम कर चुके हैं। जो हेक्सागोनल क्लोज पैक में जो आपकी यूनिट सेल बनेगी वो आपकी बनेगी HCP। ये देखो यहाँ पे HCP को अब हम सिर्फ सिंगल यूनिट सेल को ही स्टडी करेंगे। आपको पता है यूनिट सेल के अंदर आपका नीचे भी हेक्सागन है जिनके कॉर्नर्स पे एटम है, फिर बीच में आपके 3 एटम्स हैं, क्योंकि देखो ना जो वॉइड्स के ऊपर आए थे ना, आपका जो बी लेयर है और बी लेयर के बाद आपका ए लेयर है, ए बिल्कुल सेम ही है, तो ये सारा सेटलमेंट हो जाएगी। तो इसी यूनिट सेल को हम बोलेंगे आपका HCP यूनिट सेल। अब देखो अब यहाँ पे तो हमने दिखा रखे हैं बच्चों एटम्स या मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पे हमने दिखाए हुए सिर्फ लैटिस पॉइंट। ये आपके क्या है, सारे लैटिस पॉइंट्स हैं। तो यहाँ बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि जो बेस लेयर है, देखो ना, एक ये लेयर होगी आपकी फर्स्ट लेयर, ये आपकी सेकंड लेयर, ये आपकी थर्ड लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस लेयर है ये आपका हेक्सागोनल है, जिसकी सपोज जो एक साइड है वो आपका ले लिया ए बी द वन साइड ऑफ द बेस ऑफ द हेक्सागन, और आपका जो हाइट है, इसकी हाइट हमने मान लिया आपका सी बी द हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक चीज देखो, जो हाइट है वो हाइट डिपेंडेंट है ए पे, क्योंकि ये देखो ना उसके बाद ये वॉइड्स में सेट हुआ सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर सेट हुई, तो यहाँ पे हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं सी बाय ए। तो यहाँ पे जो सी है वो सी और ए में एक रिलेशन है बच्चों, और वो हम निकालेंगे भी। तो अब हम इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले करते हैं एटॉमिक रेडियस। आपको पता है यहाँ पे देखो हमने क्या कंसीडर किया, सपोज सी बी द हाइट ऑफ दिस यूनिट सेल, ए बी द वन साइड ऑफ द हेक्सागोनल बेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो एटम है, आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों एटम एक चीज देखो ना, यहाँ पे तो मिल ही रही है दोनों एटम आपकी, ये देखो ना, अगर ये एटम मिल रहे हैं तो मुझे बताओ रेडियस क्या हो जाएगी। रेडियस तो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल कि 2r इज इक्वल टू ए, तो रेडियस आपकी क्या होगी, यहां से r इज इक्वल टू a बाय 2, वेयर a इज वन साइड ऑफ द हेक्सागन, क्लियर। फिर हम निकालते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें देखो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इस HCP यूनिट सेल का सराउंडिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हम समझ पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। तो अभी हम बात करते हैं पहले फर्स्ट लेयर के एटम्स की। फर्स्ट लेयर में भी 2 तरह के एटम्स हैं, एक आपके जो कॉर्नर्स के एटम्स हैं और एक आपका जो बेस के सेंटर एटम है, जो सेंटर पे है, ठीक है। अब हम देखो कॉर्नर एटम की एक बार बात करते हैं। सपोज इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एटम। अब ये कॉर्नर एटम देखो इस पिक्चर के अंदर आओ। अब यहाँ पे जो कॉर्नर एटम है, अगर मैं इसका स्फीयर बनाऊंगा, देखो पूरा जो स्फीयर, अब एक चीज देखो, स्फीयर का एरिया कितनी यूनिट सेल के अंदर गया भाई, 1 2 3, मींस दिस पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 3 यूनिट सेल इन अ वन प्लेन। तो 3 तो ऊपर है, 3 ही बच्चों नीचे भी होंगी ना, नहीं, क्योंकि तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मींस एवरी कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 6 other unit cell, so the effective portion is 1/6। तो यानी इसका जो अफेक्टिव पोर्शन रहा कॉर्नर का वो कितना रहा, 1/6 रहा ना। तो अब जो टोटल अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बिकॉज ऑफ द कॉर्नर, तो अब हम निकालते हैं अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। पहले हम निकालते हैं बिकॉज ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर एटम्स।
तो अब मुझे बताओ कॉर्नर एटम्स कितने, देखो अफेक्टिव नंबर सबका कितना है 1/6। तो अब टोटल बताओ कॉर्नर एटम्स कितने हैं। अगर बेस की हम बात करें तो 6 बेस में है और 6 ही थर्ड लेयर में है, तो टोटल 12 हो गई। तो 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/6 से, तो आपका क्या आया इफेक्टिव नंबर 2 आ गया। किसकी वजह से, कॉर्नर की वजह से। अब हम बात करें बेस सेंटर्ड एटम। अब जो बेस का सेंटर्ड एटम है, देखो इसके नीचे यूनिट सेल है, तो ये जो आपका एटम है, ये एटम हाफ इसके अंदर है हाफ नीचे है, तो इसका इफेक्टिव पोर्शन कितना हो गया, हाफ। तो ये आपका क्या आ गया, सेंटर्ड एटम, सेंटर्ड एटम, बेस सेंटर्ड एटम। ठीक है, इसका कितना हो गया इफेक्टिव पोर्शन हाफ हो गया। और ऐसे ऐसे कितने इस यूनिट सेल के अंदर, 1 ये है और सेकंड आपका ऊपर है, नहीं दोनों में हाफ है बच्चों। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका क्या है इफेक्टिवनेस 1। ठीक है, 1 आ गया। अब कौन से बच गए, अब आपके बच गए 3, ये जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर एटम्स, तो इसका तो इफेक्टिव 1 ही है। तो ये टोटल कितना हो गया, इसकी वजह से इफेक्टिव नंबर क्या होगा 3। तो टोटल effective number of atoms in this unit cell, effective number of atoms in this unit cell, मुझे बताओ क्या होगा, 2 + 1 + 3, तो ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। इफेक्टिव नंबर हमने निकाल दिए 6। अब हमें निकालना है बच्चों, देखो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना पूरी हेक्सागन का, और वॉल्यूम से पहले हम एक बार निकाल लेते हैं C/A रेशियो। सी आपका क्या है, हाइट ऑफ द हेक्सागन, ए आपका है एज। तो अब एक चीज देखो, ये मिल कहां पे रही है। अगर हम सेंटर लेयर है, यानी जो मिडिल लेयर ऑफ एटम है, अगर हम उसकी बात करें तो मुझे बताओ उसकी हाइट क्या होगी। देखो ना, टोटल अगर आपका सी हाइट है तो देखो ना, सेंटर से ये जो सेंटर एटम है, तो बेस से लेके उसकी जो हाइट है वो क्या होगी बच्चों, वो C/2 होगी ना। तो अगर हम देखो फोकस करें इसके अंदर 1 2 3 4, अगर हम ये 4 एटम्स ले लें, और 4 एटम्स तो आपको पता है, देखो 4 एटम्स को अगर हम मिला दें तो मुझे बताओ ये क्या बनेगा, ये तो वही बनेगा ना जो हमने बात किया था, टेट्राहेड्रन। ये देखो ना, यहाँ पे जो टेट्राहेड्रन बनाया हुआ बड़ा करके, तो अगर हम टेट्राहेड्रन के अंदर ये जो हाइट है, इसकी हाइट क्या आई भाई C/2, और टेट्राहेड्रन की सारी जो साइड्स हैं वो सब साइड क्या है, वो ए और ए। तो अगर टेट्राहेड्रन की हम कैलकुलेशन करें तो ए और सी में रिलेशन निकालना इजी होगा। ये देखो, फिर हम समझ लेते हैं कि वो टेट्राहेड्रन की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। देखो टेट्राहेड्रन के बेस में क्या है बच्चों, बेस में आपका है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि 3 आपके एटम हैं। ठीक है, तो बेस जो है, बेस आपका क्या है ए और ए आपका क्या है 2r। अब जब इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका एटम रखते हैं, यानी इस वर्ड में एटम रखते हैं, तो ये देखो आपका कैसे रखते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पे एटम रखा, ये देखो यहाँ पे जब ये एटम आपने रखा तो यहाँ पे ये जो टोटल जो कॉम्बिनेशन बना, और जब हमने सबके सेंटर को मिलाया बच्चों, तो यहाँ पे बनेगा आपका टेट्राहेड्रन, और जो वर्ड बीच में बनेगा उसको हम बोल देते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। तो यहाँ पे अगर हम सेंटरों को मिलाते हैं तो ये देखो, ये आपका क्या बना, ये देखो साफ साफ दिख रहा है ना, ये आपका टेट्राहेड्रन बना, और वही टेट्राहेड्रन हमने बनाया हुआ। इंपॉर्टेंट यही है। तो इसमें C/2 क्या है, बेस से लेके जो ये हाइट है ये आपका है C/2। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रन है इसके पॉइंट्स हमने रख लिए A B C, ये आपका बेस ट्रायंगल है, और T आपका जो है टॉप है, और यहाँ पे जो TF है वो TF आपका क्या है C/2। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, AFT ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर AF हमारे पास आ जाएगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ऑलरेडी AT तो हमें पता ही है A है, तो हम निकाल पाएंगे ना। तो अब हम निकालते हैं पहले AF, ये आपका ABC, और ABC के अंदर आपका यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट ये F है, ये पॉइंट C ले लिया। तो अब आप यहाँ पे निकालो AC। ठीक है, पहले AC निकालो, हमें पता है B to C क्या है आपका ABB क्या है आपका A, तो BC आपका क्या हो जाएगा A/2। अगर ये A/2 है तो मुझे बताओ AC क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा भाई, AC इज इक्वल टू A² माइनस A/2²। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में। तो यहाँ पे AC आपका क्या आ गया, AC इज इक्वल टू A² माइनस A²/4, एंड दैट इज इक्वल टू 3
ए स्क्वायर बाय 4, तो ये आपका आया ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी क्या आ गया आपका, ए सी इज इक्वल टू √3/2 ए। यानी अब ये ए सी आपका क्या, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये वो है। अब अगर हमें निकालना ए एफ, ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है बच्चों ए एफ क्या है, ए एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एफ कहाँ पे होगा, ए एफ इज द 2/3 ऑफ द ए सी, 2/3 ऑफ द ए सी। ठीक है, ये ट्रायंगल में आपको पता ही है 2/3 ए सी, यहाँ पे क्या है √3/2 ए, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका क्या बचा a/√3। तो ये ए एफ हमारा आ चुका है a/√3। अब यहाँ पे लगाओ, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ टी, ठीक है, इस ए एफ टी में करो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है ए टी स्क्वायर, और ए टी स्क्वायर क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए एफ स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। मुझे बताओ ए एफ क्या है, ए एफ आपका आ चुका है a/√3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो a²/3 प्लस एफ टी क्या है, एफ टी आपका c/2 है, तो c²/4 हो गया ये, तो c²/4 क्या होगा आपका a² - a²/3। तो अगर हम यहां से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया ये 2/3a²। सो c² इज इक्वल टू c²/a² इज इक्वल टू 4 को यहाँ पे ले जाओ 8/3, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, c/a इज इक्वल टू 8/3 ये देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों आपकी c/a, जो रेशियो है वो हमारी आ चुकी है। ठीक है, अब आपको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पे मुझे बताओ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स नहीं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे अब हमें क्या निकालना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ चुका है, हर एटम का हमें वॉल्यूम पता है 4/3 πr³। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब आपको इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है बच्चों। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, पहले बेस एरिया निकालो, बेस एरिया, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स हैं, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 6 इंटू, क्या याद है आप लोगों को, अगर नहीं भी याद है तो देखो हम यहां से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल आपके सामने है, इसका एरिया निकालो, एरिया मुझे बताओ क्या होता है भाई, हाफ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इसकी हाइट क्या है ट्रायंगल की, AC, हाइट यहाँ पे AC है, तो एरिया क्या होगा हाफ ऑफ A, और AC की वैल्यू यहाँ पे देखो, AC की वैल्यू क्या आई हुई है हमारी, एक साइड जो है AC की वैल्यू क्या आई हुई है, AC इज इक्वल टू √3/2A, √3/2A, तो यानी एरिया आपका क्या हो गया √3/4A²। ये एरिया आ गया आपका एक ट्रायंगल का, यानी एक ट्रायंगल का ये एरिया है, तो टोटल बेस का एरिया क्या होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, √3/4A², ये बेस का एरिया आ गया बच्चों। तो ये आपका आ गया 2 से 3 गया, फिर ये 2 हो गया, सो 3√3A², 303/2A², ये हो गया एरिया, बेस एरिया। अब मुझे बताओ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम कैसे आएगा, बेस एरिया से अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी बेस एरिया आपका क्या है, ये है, अगर हम इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, और हाइट आपका क्या है C है ना हाइट, तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो बस अब ये सारी वैल्यू रख दो
इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में यानी पैकिंग फ्रैक्शन में रख दो, तो आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अब देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने इसके अंदर 6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, अगर रेडियस आपकी r है तो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या आया इसका 3√3/2 3√3/2 a स्क्वायर c, ठीक है। r का रिलेशन और a का रिलेशन आपको पता ही है, r क्या है, r इज इक्वल टू a/2, तो यहाँ पे रखो ये बीच में काट देते हैं यहाँ पे, तो 2 हो गया, तो ये आपका हो गया 8, तो 3 2 हो गया आपका 2 2 2 4 4 4 16 16/3 पाई बाय a स्क्वायर c, अगर r का हम क्यूब करेंगे a क्यूब डिवाइड बाय 8, ठीक है, फिर 8 से आपका 16 2, तो a स्क्वायर से आपका 3 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा पाई 2 पाई a डिवाइड बाय 3√3c। अब मुझे बताओ c बाय a तो रेशियो आपकी आ चुकी है बच्चों, सो c बाय a इज इक्वल टू √8/3, ये आप लोगों ने अभी निकाला ही था, तो मुझे बताओ क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो पैकिंग फ्रैक्शन में 2 पाई बाय 3√3, तो c बाय a की वैल्यू पुट कर दो 8 डिवाइड बाय 3 हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल, तो आपका क्या बचा 2 पाई 3, अब देखो मैं इस 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 लिख सकता हूँ इसको, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या है पाई बाय 3√2, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.74, इसका मतलब क्या है कि 74% पोर्शन of the HCP unit cell is occupied by the atoms and remaining space is empty। तो देखो यहाँ पे अगर हेक्सागोनल आपका पैकिंग था तो कितना अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन आया है बच्चों, क्या क्लियर है। अब हम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए हम चलते हैं यूनिट सेल में ही। अब इस यूनिट सेल के अंदर देखो बच्चों, आप किसी भी एटम को देखो मान लो ये एटम है, इसको हम लेके चलते हैं, अब इस एटम के अराउंड कितने एटम्स हैं, देखो 6 तो सेम लेयर में ही है, 3 डाउन लेयर में है और 3 ऊपर लेयर में भी है, तो आपके देखो ना इसके साथ तो सारे एटम अटैच्ड है ना, तो 6 + 3 + 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ के लिए हो गया बच्चों 12, ठीक है बच्चों। तो HCP यूनिट सेल में बच्चों हमने क्या क्या किया, पहले हमने जो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किए, जहां पे एक HCP आया आपका और एक कॉम्बिनेशन में आपका CCP आया, तो HCP में ही आपकी HCP यूनिट सेल आई, जहां उसके बाद हमने एटॉमिक रेडियस निकाला, फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकाले, फिर आपका हमने C बाय A रेशियो निकाला, और फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकाला, और फिर आपका पैकिंग फ्रैक्शन आया। अब नेक्स्ट में हम करेंगे बच्चों डायमंड स्ट्रक्चर और बाकी जो आपका NaCl स्ट्रक्चर और ZnS स्ट्रक्चर। ओके बच्चों।